रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने रेशो के 3 से 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। तो आज का टाइप अगला टाइप होगा, यानी अगले टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आज हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ए और बी के पिछले वर्ष आय का अनुपात 3:5 है। एक चीज़ और दे रखी है कि यदि ए और बी का पिछले और वर्तमान वर्ष का अनुपात देखें तो वो 2, 3 और 4, 5 के रेशो में है। अब यह बताना है ए और बी की वर्तमान में कुल आय कितनी है यदि बी को ए से 6300 रुपये अधिक मिलते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को समझना अनिवार्य होगा, फिर हम तरीका भी ढूंढेंगे। पहले तो दे रखा है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, पिछले वर्ष इनकी आय का अनुपात 3:5 था। अब एक चीज़ और दे रखी है कि ए के लिए पिछला वर्ष यानी लास्ट ईयर और जो करंट ईयर है, वर्तमान ईयर है, इसमें तो है ए का अनुपात है 2:3, जबकि बी के लिए ये है हमारे पास 4:5, लास्ट ईयर और करंट ईयर का 4:5। अब जो हमें दे रखा है कि बी को ए से 6300 रुपये अधिक मिलते हैं, वो दे रखा है वर्तमान में, जबकि वर्तमान में हमारे पास डायरेक्ट इनका कोई अनुपात नहीं है। यानी ये पिछले वर्ष का है, ये पिछले वर्ष का इस वर्ष के साथ अनुपात है, तो हमें एक अलग अनुपात बनाना पड़ेगा। फिर हम उसका इस्तेमाल करते हुए आसानी से आंसर निकाल देंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये तो हमें दे रखा है पिछले वर्ष का अनुपात, ए और बी दोनों का पिछले वर्ष का अनुपात है। यहाँ हम देख रहे हैं ए के हिस्से कितने यूनिट हैं, अनुपात में 3 यूनिट है ए का हिस्सा, जबकि यहाँ ए का हिस्सा और पिछला वर्ष कितना यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है। इसी तरह बी के हिस्से यहाँ 5 यूनिट है, जबकि बी का लास्ट ईयर का यहाँ हिस्सा कितना यूनिट है, 4। तो इस 3 और 2 को बराबर करना होगा, इस 5 और 4 को बराबर करना होगा। केवल इतना काम हमें पहली प्राथमिकता है वो यही है कि इसको हमें बराबर करना होगा। अब अनुपातों को बराबर कैसे किया जा सकता है? एक चीज़ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 और 2 है, इसको 2 से गुणा कर दें, इसको 3 से गुणा कर दें, तो ये 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। लेकिन हमें दोनों बराबर करने हैं, 3 और 2 भी बराबर हो जाए, 5 और 4 भी बराबर हो जाए। इसके साथ एक चीज़ हमने इसके बेसिक में भी सीखी थी कि अनुपात 1 पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, अनुपात में कोई चेंज करते हैं। जैसे इसको 3 से गुणा करते हैं तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से कर रहे हैं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास, जैसे आपको करके दिखाएं, जैसे इसको यदि हम 2 से गुणा कर दें और इसको 3 से गुणा कर दें, तो इसको 2 से गुणा किया है तो यहाँ भी हमें 2 से गुणा करना होगा। तो ये 5 दूनी 10 बन जाएगा, ये यहाँ 4 ही बचा रह जाएगा। फिर 4 और 10 को जब हम इक्वल करने जाएंगे तो फिर से ये ए वाला पोर्शन है ये बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में हमारा काम लंबा बढ़ता चला जाएगा। तो इससे सबसे अच्छा तरीका इसका क्या होगा कि आप नीचे 2 और 4 का एलसीएम ले लो। तो एक चीज़ जानते हैं, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया है, 3 चौके 12, ये बन गया है 5 चौके 20। अब हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इनको इक्वल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ए का यूनिट कितना है, पिछले वर्ष का 12 हो चुका है, यहाँ पिछले वर्ष का है 2। तो इसको जाहिर है किससे गुणा करनी पड़ेगी, 6 से, तो ये 12 बन जाएगा। यहाँ भी किससे गुणा करनी होगी, 6 से। तो करंट ईयर क्या बन गया है, ए के लिए 18 यूनिट। अब ये 20, ये 4 है, तो इसको भी 20 बनाया जा सकता है। कैसे, 5 से हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो ये 20 बन गया है, ये हो गया है 25। अब आप चेक कर सकते हैं कि ए का पिछले वर्ष 12 यूनिट, यहाँ भी पिछले वर्ष का 12 यूनिट, बी के लिए पिछले वर्ष 20 यूनिट, यहाँ भी कितना है, 20 यूनिट। पिछले वर्ष का चारों जगह, सभी जगह यानी बराबर हो गए। अब आते हैं करंट ईयर पर। करंट ईयर में यानी वर्तमान वर्ष में जो ए के पास कितना है अनुपात, 18 है, यहाँ बी के पास कितना है, 25, 18:25। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि बी को ए से 6300 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में यहाँ हम देख रहे हैं बी को कितना ज़्यादा मिल रहा है, 7 यूनिट
7 अनुपात ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 7 की वैल्यू ही क्या हो जाएगी 6300। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा 900 रुपये की। पूछा क्या है ए और बी की कुल वर्तमान आय। कुल वर्तमान आय जोड़ दें यदि यहाँ से अनुपात में, तो 25 और 18 कितनी हो गई 43 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू अभी हमने निकाली है 900, तो गुणा कर देते हैं 9 3 27, 9 चौके 36 और 2 हो गए 38। तो 38,700 रुपये ये दोनों की वर्तमान में कुल आय है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक चीज़ ध्यान रखें केवल कि जो भी आपको पिछले वर्ष और करंट ईयर का रेशो दे रखा होगा, यहाँ से हम इनका अनुपात जो एलसीएम लेते हुए ऊपर गुणा कर देंगे और फिर जो भी पिछले वर्ष का अनुपात बन रहा है तो यहाँ इसको फिर सेम कन्वर्ट कर देंगे। अगले प्रश्न में हमारे पास 3 अनुपात दे रखे हैं। क्वेश्चन है ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3 4 5 है और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी आय का अनुपात क्रमशः ए के लिए 4 5, बी के लिए 2 3 और सी के लिए 3 4 है। तीनों की वर्तमान में कुल आय 98,500 रुपये हो तो ए बी सी की वर्तमान में अलग अलग आय कितनी है। तो हमें दे दिया जो तीनों व्यक्ति हैं ए बी और सी, ये पिछले वर्ष 3 4 5 के अनुपात में कमा रहे थे। फिर इनका अलग अलग यह भी दे दिया कि पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इसी तरह बी के लिए भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, सी के लिए भी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात अलग अलग कितना है 2 4 5 2 3 3 4 4 5 2 3 और 3 4। फिर इसने कहा है कि तीनों कुल मिलाकर 98,500 रुपये कमा रहे हैं, वो वर्तमान में है। तो वर्तमान में हमें कोई अलग से इनका अनुपात दे नहीं रखा है, यानी ये भी तो प्रीवियस ईयर का है और ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का एक एक व्यक्ति के लिए दे रखा है। तो ऐसे में जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि एक ही चीज़ पर फोकस करना है। यहाँ जो पहला व्यक्ति ए है ये पिछले साल 3 यूनिट कमा रहा था, वहीं जो सेम व्यक्ति ए है यहाँ पर पिछले वर्ष कितना कमा रहा है 4 यूनिट। तो ये यूनिट बराबर आपको कर देने होंगे, फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम इनको बराबर करने चलेंगे डायरेक्ट, इसको 4 से गुणा कर दें, इसको 3 से, तो ये 12 ये भी 12, लेकिन बाकी बिगड़ जाएंगे। बाकियों को भी तो हमने बराबर करना है, यानी बी का 4 यूनिट यहाँ बी के पिछले वर्ष के 2 यूनिट के इक्वल करना है, सी का ये 5 यूनिट इस सी के जो पिछले वर्ष के 3 यूनिट के बराबर करना है। तो इसका अभी हमने जो तरीका सीखा था वो क्या था कि नीचे जो हमें प्रीवियस ईयर के यूनिट दे रखे हैं उनका आप एलसीएम ले लो। तो 4 2 3 इनका एलसीएम होता है 12, तो 12 से ऊपर गुणा कर दो सभी को। तो 12 तिये 36, 12 चौके 60, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। तो पिछले वर्ष का इनका क्या अनुपात हो चुका है 36 48 60। 12 पर काटेंगे तो क्या बन जाएगा 3 4 5। तो अनुपातों को एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, अनुपातों पर फर्क नहीं पड़ता, ये हम बेसिक में सीख चुके हैं। अब देखें ये 36 है और ये 4 है, तो इसको किससे गुणा करना होगा 9 से। ये 48 है, ये 2 है, तो इसको किससे गुणा करना होगा 24 से। ये 60 है और ये 3 है, तो इसको किससे गुणा करना होगा 20 से। लेकिन अनुपात का नियम क्या कहता है कि 4 अनुपात में ये राशि थी, तो 9 से गुणा कर रहे हैं, तो इधर भी किससे होगा 9 से, इधर भी किससे होगा 24 से, इधर भी किससे गुणा करना होगा 20 से, क्योंकि एक के साथ हम गुणा नहीं कर सकते हैं जब चीज़ें अनुपात में दे रखी हों। तो अब यहाँ से जो करंट ईयर का क्या आ चुका है राशि, ए के लिए 45, बी के लिए 72, सी के लिए 80। यदि आप पिछले वर्ष की देखो 4 में 36, 24 दूना 48, 20 दिए 60, तो प्रीवियस ईयर की सभी जगह सेम हो चुका है। तो जो अनुपात करंट ईयर का बचा है उसको केवल यूज़ कर लेंगे। क्या ये किसी पर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो यही अनुपात आ जाएगा इस वर्ष उनकी आय का। यदि यहाँ से जोड़ दें तीनों की आय अनुपात में, तो 5 2 7, 8 7 15 4,
19। कितनी आय बन रही है जोड़कर? 197 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि तीनों मिलाकर 98,500 रुपये कमाते हैं। तो 98,500 रुपये इस अनुपात में बांट देने हैं 197 के। 197 5 डायरेक्ट 985। कैसे पता चला कि 19 5 95, 3 बचेगा, वो हम इसको दे देंगे 35, 7 5 35, यानी 5 पर कट रहा है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया है? 500 के। तीनों की अलग अलग आय पूछी है तो तीनों को किससे गुणा कर देंगे? 500 से गुणा कर देंगे। तो ए को कितने मिलेंगे? 45 5 225, 2 0, और 72 5 360, कितने मिलेंगे? 36,000। 80 5 400, 2 0, 40,000। ये तीनों की अलग अलग आय हो जाएगी। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। उनके खर्च का अनुपात 8, 9 और 15 है। इसके बाद यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है और बी सी से 900 रुपये अधिक बचाता है तो तीनों की अलग अलग आय क्या होगी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ दे रखी है कि जो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, उनकी आय का अनुपात दे रखा है और उनके खर्च का अनुपात भी दे रखा है। एक चीज़ जानते हैं, जैसे ही हम आय में से खर्च घटाते हैं तो हमें बचत का पता चल जाता है। ये हमने बेसिक में सीख लिया। अब इनकी आय क्या क्या दे रखी है? एक तो है 7:9:12 इस अनुपात में, और खर्च है 8:9:15। अब एक चीज़ हमें यहाँ से जो बचत इनकी निकलेगी उनका इकट्ठा अनुपात हमें याद करना होगा ए बी सी का, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है और बी सी का जो 900 रुपये अधिक बचाता है वो बचत में हमें दे रखा है। तो ऐसे में काम क्या करना होगा कि जो चीज़ दे रखी है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले तो आय और खर्च इसको इक्वल करना होगा। ये कैसे इक्वल होगा? यदि हम इन तीनों को 8 से गुणा कर दें, इन तीनों को 7 से गुणा कर दें, तो ये 8 7 56, ये भी 8 7 56, 56 56 इक्वल हो जाएगा। अब गुणा तीनों से क्यों करते हैं? अकेले अकेले को क्यों नहीं किया? क्योंकि अनुपात का बेसिक क्या कहता है, जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वो सभी पर इसी अनुपात में लगना चाहिए। यानी सारों को हमने 8 गुणा अनुपात बढ़ा दिया। तो ये हो गया 56, ये हो गया है 72, और ये 12 8 96। ये क्या बन गया है? खर्च 56, 9 7 63 और 15 7 105। अब एक चीज़ देख रहे हैं कि आय और खर्च हमने बराबर कर लिया है, लेकिन वो कहता है आय का 1/4 हिस्सा बचा लेता है। तो 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 यदि उसकी आय है तो 1 भाग बचाता है, 3 भाग वो खर्च करता है। तो ऐसे में हम इस पर एक चीज़ और लगाएंगे ताकि हम डायरेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच जाएं कि खर्च तो वो कर रहा है 56 यूनिट, और यहाँ 56 यूनिट ही उसकी आय है। तो ये तो इक्वल हम रख नहीं सकते कि 56 आय है 56 खर्च है, फिर तो वो बचाएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको तो करेंगे 4 से गुणा। 4 से क्यों? क्योंकि 4 उसकी कुल आय है। खर्च करता है उसमें 3 भाग, तो यहाँ करेंगे हम 3 से गुणा। अब यदि हम देखें तो 56 के 4 हिस्से उसकी आय थी, 56 के 3 हिस्से खर्च कर दिया, तो 56 का 1 हिस्सा बच गया, वही क्या है? उसकी बचत है। यानी 1/4 अब वो बचा रहा है। तो इस चीज़ को आपने समझना होगा। तब अकेले 56 को तो 4 से गुणा करनी नहीं, इसको भी किससे गुणा करेंगे हम? 4 से, और इसको भी 4 से। इधर 3 से हो रही है तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। तो 72 चौके 4 दूने 8, 4 7 28, 288। 96 चौके यदि होता 100 चौके 400, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 4 कम है तो 16 कम यानी 384 रह जाएगा। ये 3 6 18, 3 3 9, ये 315।
15। अब हम पहली कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया है। कैसे कि जैसे आप इसको 4 से गुणा कर दो, यदि आप नहीं समझे हैं तो 4 छक्के 24 और 4 5 20 और 2 22, 224 उसकी कुल आय थी। कितना खर्च कर रहा था? 3 छक्के 18, 3 5 15 और 1 16, 168। तो 224 आय है, 168 खर्च कर रहा है, 56 वो बचा रहा है। 56 इसका क्या है? चौथा हिस्सा है, 1/4 है। तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी होगी। ये कराने के लिए हमें इतनी जो गुणा भाग है वो करनी ही पड़ेगी। अब देख रहे हैं कि जैसे ही पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई कर देते हैं 1/4 वाली, तो अनुपात क्या आ गया है? 224 अनुपात 288 अनुपात 384। ये तो आय का अनुपात है। खर्च का अनुपात 168, 189, 315। अब जो दूसरी कंडीशन हमें दी है वो हमें बचत के अंदर दी है। क्या कि बी सी से कितने रुपए? 900 रुपये अधिक बचाता है। तो पहले तो हम बचत निकालेंगे बी और सी की। पी का खर्च कितना है? 288, आय है 288 और खर्च है 189। तो कितने रुपए बचाता है? 99। और ये 384 उसका आय है, 315 वो खर्च कर देता है। तो कितना बचाता है वो? 69। तो यहाँ से कितने रुपए बी अनुपात में ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा बचा रहा है? 30। क्वेश्चन में वो कह रहा है 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालना हमारे लिए अनिवार्य था, क्योंकि हम वरना आंसर तक नहीं पहुंच पाते। अब क्या पूछा है? ए बी सी तीनों की बचत क्या है? तो तीनों की बचत, 2 की बचत तो हमारे पास ये रही 99, 69। ए की बचत हमें पता है, चौथा हिस्सा वो बचा रहा था 56। अब सीधा डायरेक्ट इनको आप 30 से सभी को गुणा कर देंगे। 30 को 56 से करेंगे ए की बचत, 30 को 69 से करेंगे बी की बचत, और 99 से करेंगे तो सी की बचत। कई बार वो क्वेश्चन में इस तरह पूछ लेता है ए बी सी की बचत का अनुपात क्या है? तो यही हो जाएगा 56, 99, 69। ये ए बी सी की डायरेक्ट बचत हो जाएगी। अनुपात को पढ़ें और थैली में भरे हुए सिक्कों का क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही प्रश्न अब सोल्व करेंगे। प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 10 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल रुपए 102 हैं तो यह बताना है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो पहले तो हमें जो सिक्के दे रखे हैं, सिक्कों में हमारे पास क्या है? एक तो 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 10 पैसे हैं। ये तो हो जाएंगे रुपए। फिर हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, वो कितना है? 3, 4, 3 अनुपात 4 अनुपात 10। अब सिक्कों की संख्या 3, 4, 10 में दे रखी है, तो सिक्के पूछ लेगा कि सिक्के कुल कितने हैं। तो इसमें यदि वो पूछे कि सिक्के कितने हैं तो जाहिर सी बात है कुल रुपए भी दिए होंगे। कुल रुपए यदि नहीं दिए हैं तब वो सिक्कों की संख्या देगा। यानी 2 तरह के क्वेश्चन इसमें आमतौर पर बनते हैं। अब यदि हम देखें यहाँ से, कुल हमें रुपयों का अनुपात भी चाहिए। तो 1 रुपया, 1 रुपये के सिक्के हैं। सिक्के हैं कितने? 3। तो 3 रुपये का, एक सिक्के के 3 रुपये, तो 1, 1, 1 कितने रुपए बन जाएंगे? 3। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के होते तो 1 रुपया बन जाता। अब 4 हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे? 2। तो 10 पैसे के 10 सिक्के, यानी कुल 100 पैसे हो गए। 100 पैसे का क्या बन जाएगा? 1 रुपया। तो रुपए किस अनुपात में है? 3 अनुपात 2 अनुपात 1। टोटल कितना हो गया अनुपात? 6 हो चुका है। यानी 6 रुपये हैं अनुपात में उसके पास। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास कुल थैली में 102 रुपये हैं। यहाँ कितने बन रहे हैं इस अनुपात में? 3, 2, 1 अनुपात में 6, 17 छिके 102। यानी 1 अनुपात की वैल्यू रुपयों में कितनी है? 17 है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में यह पूछा है कि 10 पैसे के, हमारे पास 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 10। अब यदि हम यह सोचें कि 1 अनुपात की वैल्यू तो आ गई 17
और यहाँ सिक्कों का अनुपात कितना है, 10 है। डायरेक्ट 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 17 × 170 सिक्के। तो ये आंसर हो सकता है कि आपका गलत हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिक्कों से बना हुआ रुपया भी 10 पैसों से कितना रुपया बन रहा है, केवल 1 ही रुपया बन रहा है। इस 1 रुपये में कितने सिक्के हैं, 10 हैं, और 1 रुपये की वैल्यू क्या है, यहाँ अनुपात में 17 है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये सही है, हम डायरेक्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ 1 ही रुपया था। मान लेते हैं यदि यहाँ 4 हो जाते रुपए, तब यह हम 4 को डायरेक्ट 17 से गुणा नहीं कर सकते थे। हमें यह करना होगा कि 4 रुपये में फिर कुल कितने सिक्के बनते हैं, फिर उसको आगे प्रोसीड करना होगा। ऐसा क्वेश्चन एक हम अभी देख लेंगे, जहाँ पर ये वैल्यू हम डायरेक्ट 17 × 10 ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते। इसी कैटेगरी में अगला प्रश्न है कि एक आदमी के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि उसके पास कुल 650 रुपये हों तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो एक तो हमें दे रखा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। इसमें जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है वो 1:2:3 है। अब ये तो है उसके पास क्या, कितने कितने पैसे के सिक्के हैं, तो यहाँ 25 पैसे, 50, 25 और 10 पैसे के सिक्के हैं। संख्या का अनुपात क्या है, 1, 2, 3 है। अब हमें पहला काम क्या करना होता है, रुपए बनाने होते हैं, अनुपात में कितने बन रहे हैं। तो 50 पैसे और 1 ही सिक्का है तो 50 पैसे ही बनेंगे। 25 पैसे का सिक्का, 2 सिक्के हैं तो यहाँ से भी क्या बनेगा, 50 ही बनेंगे पैसे, और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 30 पैसे यहाँ से बन जाएंगे। हमें चाहिए इनका अनुपात, तो 0 से 0 सभी की उड़ जाएगी, तो 5:5:3 इस अनुपात में उनके पास राशि है, रुपए हैं, ये हम कह सकते हैं। यदि अनुपातों को जोड़ दें कितना बन जाएगा, 13 रुपए बन रहे हैं अनुपात को जोड़कर। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसके पास कुल रुपए हैं 650, तो यदि हम अनुपातों के जोड़ से भाग देंगे तो एक अनुपात की वैल्यू निकल आएगी, तो कितनी आ रही है, 50। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा है कि 10 पैसे के सिक्के से उसके पास कुल कितनी है संख्या 10 पैसे के सिक्कों की। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 50 है और हम डायरेक्ट यहाँ से ये कर दें कि 3 से गुणा कर देते हैं, तो 50 थी 150 हो जाएगी सिक्कों की संख्या। लेकिन फिर हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुल रुपए कितने हैं, पहले यह पता लगाना होगा कुल रुपए कितने हैं। तो 1 अनुपात की वैल्यू 50, 3 अनुपात उसके पास हैं, तो 150 रुपये उसके पास कुल है। अब कुल 150 रुपये में 10-10 पैसे के कितने सिक्के हो सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना होगा। तो यदि हम देखें 1 रुपया लें तो 1 रुपये में 10-10 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। अब रुपए हैं कितने, 150 हैं, तो 150 × 10, तो उसके पास 10 पैसे के 1500 सिक्के हैं। तो पहले पिछले क्वेश्चन में यही समझाने का प्रयास था कि पहले बात रुपयों पर चली जाती है, रुपए में देखते हैं कि कितने सिक्के बन रहे हैं, फिर उसकी सिक्कों की संख्या का अनुपात से गुणा कर दी जाती है। या दूसरी भाषा में कहें कि उसके पास सिक्कों की संख्या जो 3 थी अनुपात में, तो पहले यह पता लगा लेंगे कि कुल रुपए कितने हैं और फिर देख लेंगे कि 10-10 पैसे के कितने सिक्के बन रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, 378 सिक्कों का ढेर है, यानी आपकी बार सिक्कों की संख्या दे रखी है और इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं तथा इनके मान का अनुपात, यानी कितने रुपए बन रहे हैं, उन रुपयों का अनुपात 13, 11 और 7 है तथा तो पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अब दे दिया हमें कि 378 हमारे पास कुल सिक्के हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे, और जब आते हैं मान वैल्यू क्या है इनकी, तो वो अनुपात है 13, 11 और 7। अब हम सिक्के निकाल सकते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात हम
निकाल सकते हैं। कैसे कि एक एक रुपये के कुल 13 रुपये बन रहे हैं। एक एक रुपये के सिक्के, उससे 13 रुपये बनाएं तो हमें कितने सिक्के चाहिए? 13। और 50 पैसे के यदि हम 11 रुपये बनाने चाहते हैं 50 पैसे के सिक्के से, तो इसका मतलब है सिक्के कितने होने चाहिए हमारे पास? 22। और 25 पैसे हैं, उसके हमें 7 रुपये बनाने हैं। तो 1 रुपये के 4 होते हैं, तो 7 के कितने हो जाएंगे? 28 सिक्के हो जाएंगे। कितने? 25-25 पैसे के। तो अब इनका यदि हम सिक्कों की संख्या को जोड़ें अनुपात में, तो 28 और 22 50 और 13 63। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? कितने हैं सिक्के हमारे पास? 378। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 63 सिक्के ही तो 378 होते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है? 6 आ गई है। 6 सिक्के एक यूनिट को डिनोट करते हैं। अब उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्के हैं जो, उसका हमारे पास मान कितना है? या यदि वो डायरेक्ट पूछ लेता सिक्कों की संख्या, तब तो हम 22 को गुणा कर देते 6 से, तो हमारे पास आ जाते 132 सिक्के। या इसी को यदि हम और आगे बढ़ाएं, 132 सिक्कों से यदि हम 50 पैसे के देखना चाहें तो कितने हो जाएंगे? 100 यानी 66 हो जाएंगे। तो 66 सिक्के हैं